अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सर आज पहली दफ़ा नज़र आ रहे हैं। अच्छा। ओके। अच्छा, ठीक। और अभी आप जो है वो एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। और सीएई से कर रहे हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट इस वजह से क्योंकि इधर पोस्ट हुए हैं। और कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं आपके? अच्छा, ठीक है। और कौन से आप उसके हैं सीएई के, कौन से डिग्री? जी 70 है माशाल्लाह। चलो, ठीक है, गुड। जी कोर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई है कोर्स में। अच्छी बात। ठीक ठीक है, चलें जी। नाइस टू सी यू इन दी क्लास, और होपफुली विल हैव गुड टाइम। कोशिश करें चीज़ें आप अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट कर सकें, और कोई ऐसी काम करें जिसमें आपको इस सब्जेक्ट की कुछ यूजफुलनेस इस्तेमाल हो जाए। अच्छी बात है। तो ठीक है जी, शायद आपका भी अभी मसला हल हो गया है। चलें, बस वो जल्दी करवा लें ताकि कोई और इशू ना हो। ठीक है। तो वक्कास, आप वक्कास अहमद आप ही हैं? ठीक है। हमजा खान आए हैं आज? चलिए, हमजा खान नहीं है। और अब्दुल्ला, रिजवान, अरशान, एहसन खान, और शीरी फातिमा, शाहिद। चलिए, सारे आए हैं सब। That's good. चलिए, ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो हम आज का लेक्चर करते हैं। ठीक है। शोर को ज़्यादा आवाज़। अच्छा जी, ओके। सो अगेन दिस स्लाइड वुड ऑलवेज बी शोन, जो कि इस बात को हाईलाइट करेगी कि जो ये एरिया है ये हमारी असिस्टेंस के लिए है। इट्स नॉट टू रिप्लेस अस। वी शुड कीप दिस इन माइंड। और एज वी स्टार्ट द डे क्लास, रिमाइंडर ऑफ द डे वो आज का ये है कि जी, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। जिंदगी में कामयाबी की जो कुंजी है सबसे बड़ी, वो है मुस्तकिल मिजाजी। आपने देखा होगा कि अच्छे बड़े बड़े नलायक लोग जो है ना पीएचडी कर जाते हैं। मैं पीएचडी हूँ चूंकि, इसलिए मैं पीएचडी एग्जाम्पल दूंगा कि मैं बहुत नलायक हूँ, मैंने पीएचडी कर ली है। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, मेरी मुस्तकिल मिजाजी। बस, नथिंग एल्स। बहुत बहुत जीनियस लोग अच्छा नहीं कर पाते जिंदगी में, सिर्फ एक वजह होती है कि मुस्तकिल मिजाज नहीं होता। तो अगर कभी भी जिंदगी में किसी भी शोबे में कामयाबी लेनी है, आप मुस्तकिल मिजाजी को पकड़ लें। थोड़ा 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 शॉर्ट टारगेट्स के साथ आगे बढ़ें। मुमकिन ही नहीं है कि वो काम आप ना कर सकें। ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर टुडेज, जस्ट अ रिमाइंडर। आपको पता है इन सब चीज़ों का, लेकिन याददानी जो है वो अच्छी होती है हम सब के लिए। ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड in the previous class. We did some of the examples, some of the machine learning fundamentals, and हम इस इक्वेशन पे पहुंचे थे, और हमने कहा था कि जो इक्वेशन है बेसिकली they are the cornerstone of all such computations, and there is intelligence in numbers which we have to figure it out. और तरीका यही है कि you have some situation, वो सिचुएशन आपने इंटरप्रेट करनी है इस लिहाज से कि इसके अंदर डाटा होना चाहिए, और डाटे में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने बात बड़ी क्लैरिटी से की थी कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन को एआई सॉल्व नहीं करेगी जहाँ पे कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करता हो या परसीव ना किया जाता हो। जब रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपके पास, अगर ये इक्वेशन है, हमने इसको बड़ी डिस्कस किया था कि ये वाई भी है और ये एक्स भी है।
और एम ऑफ द मशीन लर्निंग इज टू फिगर आउट कि एम क्या होगा और डब्ल्यू क्या होगा फॉर दिस सिनेरियो, राइट। और उसके लिए हमने कहा था कि जो इक्वेशन इसकी आप इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वो ये है कि in the machine learning language, this equation would be replacing the equation of line, where we have the estimated value of output based on features. Each feature has to be given some weight, and we have a bias value. This inspiration is from the human brain. We decide on any situation, we give our output based on number of inputs, and each input has got its weight in our brain, and we are always biased in our output because our system has been trained, matured over the time based on various experiences to set up some bias, and that bias is always going to push us towards some decision making. So ये equation जो है ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, इसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं if you add more variables and more weights. So ultimately ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसकी एक सिंपलर नोटिफिकेशन हो सकती है, या इसको हम लिख सकते हैं in the form of y equals to summation omega I x I, where I is going from start from any number n, and you can say that my omega I या omega not in fact is nothing but the bias value. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, या आप इसको इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं कि this is my equation. So this is a generalized form of polynomial regression which we try to solve with the help of data which we figure out. So अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो 2 डायमेंशन में इट्स अ लाइन, 3 डायमेंशन में इट्स अ हाइपरप्लेन, एंड फर्दर डायमेंशन ऐड करते जाएं तो ये nth डायमेंशनल हाइपरप्लेन बन जाती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में हम जा सकते हैं, वी कैन ऑलवेज मेक इक्वेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स फॉर विच वी कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें से एक हमने डिस्कस किया था कि वी कुड प्रोबेबली गो टुवर्ड्स दी फीचर क्रॉस। फीचर क्रॉस ये होता है कि आप एक वक्त में दो फीचर्स को कंसिडर करें, उनको एक वेट, और इसकी एग्जांपल मैंने दी भी थी क्लास में, किसी को याद है क्या क्या एग्जांपल दी थी फीचर क्रॉस की? To make it x squared or x cubed. Now this equation, once we draw it, it will be a parabola, right? And आप इसकी डिग्री को बढ़ाते जाएं, ये कर्व्स वेरी करते जाएंगे, और जिस तरह से हमने बात की थी कि पर्पस जो है वो दो मेजर पर्पसेस हैं एआई के, either we go for classification or we go for regression. So in both the cases there are lines and some of the differentiations या कहेंगे जिनके लिए हमने segregations करनी है, तो segregations based on इस तरह के curves की base पे ही होती है, और वो एक लीनियर या नॉन लीनियर कर्व बन सकता है, राइट। सो दिस इज वन फॉर्म। उसमें जो आपको बताया था वही बताया था कैसे आप हर आपने एक फैक्ट को रखा हुआ है और आप दो फीचर्स क्रॉस करते हैं कि जी शाम के 5 बजे उसकी आवाज, that would be maybe happiness sound. So time and the sound, two features at the same time. Whereas यही अगर आप टाइम चेंज करें रात के 3 बजे तो शायद वो आपको देख के आवाज उसकी चेंज हो जाएगी। So this is one example, could be any other example. Two features है, एक टाइम का फीचर आप कंबाइन कर रहे हैं with the feature of the sound of that pet based on your arrival. So any situation which you perceive, it can be converted to features, और फीचर्स जो है वो एक एक वक्त में लिया जा सकता है, या दो एक वक्त में लिए जा सकते हैं, या तीन एक वक्त में लिए जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लिकेट की जा सकती है, इन पे हम बाद में दोबारा भी आएंगे। अल्टीमेट क्या होता है कि जस्ट इफ यू कैन फिगर इट आउट कि हमारे पास फॉर एनी सिचुएशन, जो हमने कहा भी था कि एक सिनेरियो है उसमें हम चीजों को प्री प्रोसेस करते हैं एंड वी गिव द डाटा टू द एआई एल्गोरिथम, and it again emits out the data which is given to the post processing system. So ये जो चीज है जिसने डाटा जनरेट करना है, ये डाटा जनरेट होके किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, और उसके लिए हम पाइथन के अंदर numpy और पांडा के जो लाइब्रेरीज हैं उनको यूज करते हैं। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल से प्रैक्टिस सेशन फॉर दैट, आपसे मैं शेयर कर लूंगा, यू कैन डू इट इन योर ओन टाइम टू सी के हाउ numbers can be generated or can be converted to arrays, and arrays can be converted to data frames where you can place various things in some form.
अगेन इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं, दे आर जस्ट आजकल चीजें आसान है, जस्ट जस्ट आस्क कि एलएलएम इट विल टेल यू कि ये कोड है। तो पर्पस वुड बी कि आप कोड को सिर्फ रन करके उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि क्या चल, ठीक है। लेकिन से सेट द साइड, हमारे पास हमेशा कुछ फीचर्स होंगे और हमेशा कुछ लेवल्स होंगे अगर हम एक स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और इस लेवल को और फीचर को मिलाकर हम कहते हैं कि ये एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जितनी ज्यादा होती है उतना सिस्टम जो है वो अच्छा ट्रेन हो सकता है। लाइक मैं और आप, हम सब इंसान हैं, हम विद एग्जाम्पल्स ट्रेन हो रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। हमेशा हमें कोई चीज विद फीचर्स नजर आती है और हमें एक लेबल दिया जाता है कि ये चीज है, और हम उसको फिर सीखते हैं और आहिस्ता 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 जिंदगी में हमारा सिस्टम जो है मेच्योर होता चला जाता है। So similar concept has to be used. So we have features, we have labels or targets, और ये जो डाटा आपके पास इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसको आप फिर दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। एक पे आप सिस्टम को ट्रेन करते हैं और एक पे फिर टेस्ट करते हैं कि सिस्टम कैसा ट्रेन हो गया। जो आपका एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम इज जनरली डिफाइंड बाय इट्स ओन टोपोलॉजी, इट्स टोपोग्राफी। इन न्यूरल नेटवर्क्स को अगर हम देखें तो न्यूरल नेटवर्क्स की टर्म्स में आपको यहाँ पे कुछ लेयर्स नजर आएंगे। There could be 1, 2, 3, 4 layers. There would be number of neurons in each layer. क्योंकि मेन इंस्पिरेशन जो है वो एआई की इंसानी दिमाग है, और हमारा दिमाग जो है वो इट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, एंड ऑल सेट ऑफ न्यूरॉन्स डू नॉट वर्क एट वन टाइम। Any situation which is perceived by our eyes, by our ears, by our skin, to be measured by sensor, it goes to a set of neurons. It responds and gives reaction to another set of neurons. That responds and gives response to another set of neurons. Then we have the motor neurons जो कि हमारे असाबी निजाम से linked up होते हैं, और वो हमारे हाथों को या हमारे तालों को या जुबान को मूव करवाते हैं, अगेन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन। सो हमारा जो दिमाग है वो हमेशा लेयर्स में काम करता है एज पर एज द एग्जिस्टिंग थ्योरीज आर कंसर्न्ड। अगेन इंसानी दिमाग के ऊपर थ्योरीज बन रही है और जनरेट हो रही है और इम्प्रूव हो रही है, बट अब तक की जो स्टडीज है वो यही बताती हैं कि दिस इज हाउ योर ब्रेन बिहेव्स। सो ब्रेन के उसी बिहेवियर को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया जाता है इन नंबर ऑफ लेयर्स, and you generate input, you give input and generate output step by step, ultimately data is output, और उसको फिर आप यूजफुल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज तो हमें समझ आ गई कि जी हमारे पास कुछ टीचर्स होंगे, कुछ हमारे पास लेबल्स होंगे, इनको मिला के क्लास बनेगी। लेकिन अब अल्टीमेटली चीज और आती है कि आपने तो इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स सी ये सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पे ये इक्वेशंस हैं जो कि एक्ट करते हैं। सो अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को लेकर हम कोशिश करें कि यार कैसे ये चीज बेसिकली इसको सॉल्व करने में हेल्प आउट कर रही है, तो इस तरह हमने भी एक सिंपल लीनियर इक्वेशन देखी थी कि इट इज नथिंग बट ओमेगा आई एक्स आई, या इसको अगर मैं सिर्फ एक वेरिएबल का ओमेगा 1 x1 प्लस y s, या इसको मैं खत्म ही कर दूं क्योंकि एक वेरिएबल है। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास y और x हमेशा डाटा फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हमने डाटा फ्रेम बनाया हुआ था, इसमें ये एक्सरसाइज थे और ये बाय, तो आपके पास ये फीचर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको हमने एग्जाम्पल का नाम दिया, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर ये डाटा आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है और ये इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सम एल्गोरिथम जो कि इटरेटिवली प्रोसेस बाय प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता वो वेट ले आएगा या वो बायस ले आएगा जो कि इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। सो उस मकसद के लिए जो इक्वेशन जनरली देखी जाती है, अगर अगेन थोड़ा सा ये क्लटर्ड है बट जो फोकस करने वाली चीज है वो ये है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास मैंने स्टार्ट करना है फ्रॉम द अवेलेबल एक्स एंड वाईज, और उसमें से एस्टिमेट करना है वाई हैट को, राइट। वाई हैट को एस्टिमेट करना है। सो इनिशियली अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास कुछ इनिशियलाइज वैल्यूज यहाँ पे मुझे लेनी पड़ेगी W और B की। से मैं कहता हूँ कि एक सेट ऑफ x मेरे पास आया है, एक सेट ऑफ x अवेलेबल है, y मेरे पास है, विजिबल है, बट टू सॉल्व द इक्वेशन बिकॉज़ मैंने y हैट निकालना है, लेट मी प्लग इन द x वैल्यूज एंड अप्लाई वेट्स एंड बायसेस बेस्ड ऑन सम assumptions, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन करते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमने जब भी इसको सॉल्व करना है
You always try to solve a problem based on some cost function. से assume करते हैं कि हमने एरर को रिड्यूस करना है, हमने एरर को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि ये y गिवन है और एक y hat I am going to calculate. So I can compute an error which is the difference between the actual value and the estimated value. This is my aim. So it means I am on some error surface जहां पे से मैं स्टार्ट के ऊपर शायद इस जगह पर हूँ और मेरा एम क्या है कि हर इटरेशन में मैं जंप करते 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 वो स्टेप्स मेरे हाथ में है, मैं इस जगह पे आ जाऊं जो कि एरर को आइडियली जीरो कर दे या एक मिनिमम वैल्यू के लिए, यानी ये जो डिफरेंस आ रहे हैं जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है जो स्टार्ट पे ज्यादा होगा, with each iteration it should go down to some minimum number. That is what the aim is. So ultimately ये जो इक्वेशन है जिसमें एरर निकल रहा है, इस एरर को आपने कम करना है। अब एरर कैसे कम होगा? सॉल्व तो हम इसको कर रहे हैं, यानी इधर अगर हम देखें तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं और इससे y एस्टिमेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x तो मुझे पता होता है, x तो सैंपल एग्जांपल्स में से निकल रहा है डाटा सेट के अंदर से। जो नहीं पता वो क्या नहीं पता, वेट नहीं पता और बायस नहीं पता। इट मींस कि जब मैं एक दफा एस्टिमेटेड वैल्यू निकालूं तो मुझे वहां से अगर वो बराबर ना हो, एरर आ रहा हो, तो मुझे जाके नया वेट निकालना चाहिए। आई शुड गो बैक एंड कंप्यूट द न्यू वेट्स and new bias value, which should be based on some algorithm. And the type of computation and the type of uh, description is to be given by some mathematician. As you are doing the mathematical matrix for AI, वहाँ पे आपको शायद ज़्यादा डिटेल में इस तरह की चीजें कवर की जाएंगी। But ultimately क्या है कि नया weight would be computed based on the old weight and some increment or decrement. If you observe here, तो यहाँ पे आपके पास आपको नजर आ रहा होगा कि अल्फा फिगर शो हुई हुई है। अल्फा is termed as learning rate because you are trying to learn the process. So alpha has its value from 0 to 1. It could be a bigger value, it could be a smaller value. So ये jumps यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। If the jumps are smaller jumps, it means you have selected a smaller alpha. If the jumps are larger, which may cause to go beyond your solution, right? It means you have taken a larger learning rate. So alpha is in your hands. It is also called hyperparameter. Must have heard this word. Hyperparameters are those things which you can control and you can see the effect onto the performance of your machine learning algorithm for its convergence. Your system may converge early, your system may take longer time, right? Your system may not converge at all. It depends upon certain parameters. जिसमें से एक पैरामीटर लर्निंग रेट, right? और भी पैरामीटर्स हैं, आज एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल कोडिंग में भी देखेंगे। लाइक यू मे सेलेक्ट द बैच साइज। यहाँ डाटा आपके पास है, एक्स की वैल्यूज हैं, आपके पास 100 एग्जांपल्स हैं, 1000 एग्जांपल्स हैं। आप एक वक्त में 10 एग्जांपल से अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, 20 के बाद अपडेट कर सकते हैं, 30 के बाद अपडेट कर सकते हैं। इनको बैच साइज है, बट उधर एग्जांपल ज्यादा समझ आएगा। बट अभी से जो बात है वो ये थी कि ये वेट इक्वेशन अपडेट होनी है अगर, और बायस इक्वेशन भी अपडेट होनी है अगर, तो इसके लिए आपके पास ये अपडेट इक्वेशंस है। इन अपडेट इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। जब ये सॉल्व होगी तो ये इक्वेशन भी सॉल्व, एरर निकलेगा, ठीक नहीं होगा, यू विल गो बैक, कंप्यूट द न्यू वेट्स, न्यू बायसेस एंड देन प्लेस दोस न्यू वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। नए सेट ऑफ एक्स के लिए नए वेट्स और नए बायसेस प्लेस होंगे, दोबारा वाई हेड निकलेगा। अल्टीमेटली वाई बाय हेड भी सेम नहीं होगा क्योंकि आप एरर सरफेस पे मूव कर रहे हैं ना। बहुत ही आइडियल है कि आपने इनिशियलाइज किया तो शायद इधर इनिशियलाइज किया और पहली इटरेशन पे इधर आ गए। इट्स वेरी रेयर, डिफिकल्ट। Weights of bicycle are initialized randomly in the coding, or you initialize it to value of 0, which is sort of very haphazard. So generally speaking, you are at far distance and then you move step by step and ultimately reach. But equation is solved. This is the equation which is in fact this algorithm is called the fixed increment learning rule. ये जो ये वाला rule है, और we'll just solve a problem using one data set to see कि वाकई ये converge करती है, right? So okay. So अगर मैं फिक्स्ड इंक्रीमेंट लर्निंग रूल को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि
how this, and now this is implemented in your machine learning algorithm. Okay. The best one at the moment is gradient descent training rule. उसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो थोड़ा आगे जाके देखेंगे, बट जस्ट टू बी श्योर कि बाकी ये चीज सॉल्व हो रही है, वी स्टार्ट फ्रॉम देयर. So the first step is always initialize the weight and biases. For simplicity, we can set them to 0. Learning rate is generally between 0 to 1. Again, we can set it to 1 or 0 as per our comfort. ये याद रखिए हमेशा, इस पूरे सिचुएशन से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो जितने भी एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं, इनका एक ये होता है कि आप कहीं से स्टार्ट करेंगे और आप इटरेटिवली मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स योर सॉल्यूशन. एंड दिस एल्गोरिथम या दिस सिस्टम शुड बी robust enough even if you take something wrong with it, sometimes gone wrong, maybe आपने आना था इधर ठीक कैलकुलेशन से, but you mistakenly went there. So for the time being it may deteriorate, but ultimately in the next iteration it will start coming back. So every algorithm which is written, it is with this ability that it will come back to its original form. ठीक है, इस तरह से अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करें तो बॉल बेशक अलग की चली जाए, अल्टीमेटली उसमें घूम करके लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए. तो इन केसेस के अंदर भी, बिकॉज नाउ राइट नाउ वी विल डू इट विद द हैंड मैनुअली करने के बाद एक हम ये सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं कि वाकई सिस्टम कन्वर्ज कर रहा है और ये सॉल्व कर रहा है, और उसमें हम गलती भी करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, बट अल्टीमेटली हम देखेंगे कि इटरेटिव करने से मैं अगर 10 इटरेशन में बेस्ट सोल्यूशन पे आ गया हूँ, जो कि असल में 10 नहीं थे, से 4 के बाद आ जाना चाहिए था, तो आ गया. इससे आप भी गलती करके हो सकता है 10 की जगह 12 पे आ जाए, लेकिन आप अल्टीमेटली कन्वर्ज करें. So this is the initialization step. You set your stopping condition for all such algorithms, and then you start stopping. You compute the response. ये equation तो यहाँ पे थी, this equation is written here. ये equation लिखी है. And because हम binary classification को लेके चल रहे हैं, तो either you will go, जो भी आंसर आएगा उसको आप एक एक्टिवेशन फंक्शन से दिखाते हैं. Let me draw that as well. Just to draw or take a standard situation जो कि हम सॉल्व करने की कोशिश करें. So what we do, we say if it's a neuron, we get multiple inputs, each with a certain weight. They call it one. अच्छा, कहीं पे कुछ अगर आपको समझना है तो प्लीज आस्क मी कि मुझे इस चीज लिंक नहीं हो रही. ब्रेन की जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो ये कहती है जो भी इनपुट्स आती है ना वो उनको ऐड कर देता है एक न्यूरॉन की सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर. So once you add it, the answer would be summation omega I xi, and a bias x separately, right? Because it's parts of the system. So this is the answer out of this single neuron. And then you assume that there is an activation function after that, जो कि आपके दिमाग को फायर करवाता है कि आपका न्यूरॉन या तो जवाब देगा या नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा, कनेक्ट करेगा अगले न्यूरॉन को या नहीं करेगा. So this is called an activation function, and it could take on many forms. But अगर एक binary problem है तो either it will give you an answer of 0, इसमें either 1 है और ये 0, जो भी input आ रही. So this activation function will finally give you the output, which is the y, and in this case it is y hat to estimate the. ठीक है. So यहाँ पे उस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया हुआ कि आपने सम अप किया और अकॉर्डिंगली आपने फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, which on the either it's a 1 or it's a 0, or you can represent by +1 -1 or 1 0 as per your comfort. Okay, so this is the general step which you will compute, और इसका मकसद क्या है? To match it with the known value which you already have. So ultimately आप देखेंगे कि जो मेरा y निकला है, does it match the target, the data available to you, because you have those features and everything with you. अगर ये मैच नहीं करता, अगर मैच करता है प्लीज बायस और वेट्स की वैल्यूज ठीक एज्यूम की थी आपने, तो किसने आंसर ठीक दे दिया. ठीक है सर भगवान. अगर ये नहीं मैच हो रहा, एक पीस के आपका जो डाटा था उसमें जब फीचर्स इनपुट दिए तो आउटपुट वो नहीं निकली, it means you need to update the weights and biases. So this may be a new equation of weights. We call it the fixed increment learning rule. It is used in the perceptron learning.
या न्यूरॉन की लर्निंग चल रहा है, तो ये नया वेट जो है ये पुराने वेट प्लस अल्फा टी एक्स आई, अल्फा इज द लर्निंग रेट, टी इज द टारगेट वैल्यू एंड एक्स आई इज द इनपुट फीचर। मैथमेटिशियंस ऐसे फिगर आउट की ये इक्वेशन जो है वो नया वेट आपको एक ऐसा वेट देगी जो कि अगले इटरेशन में आपको ज्यादा करीब लेके जाएगी आपके सॉल्यूशन। सेम इज द बायस, यू बायस वुड बी ओल्ड बायस प्लस लर्निंग रेट टाइम्स टारगेट वैल्यू। So this is the update। अगर ये नहीं, अगर ये ठीक है तो आप keep the old weight as the new weight and in this way you keep iterating और ultimately जो है वो आप stopping condition apply करें। स्टॉपिंग कंडीशन जो है वो ये होती है कि आपके वेट जो है वो पूरे एग्जाम्पल सेट के लिए सेम है, चेंज ही नहीं हो रहे। We keep the same weights and then get out of the loop. It means you have converged, right? So in this case, a situation is solved. Now let's take a situation में एक data set लेता हूँ and we try to solve it out iteration step by step, see क्या हमारे को फर्क पड़ता है। Although मैं इस वक्त मेरे पास वो कॉपी नहीं, मैंने चीजें सारी नोट की हुई थी, बट विल ट्राई टू डू इट। और अगर उसकी कोई इटरेशंस फर्दर करनी होंगी तो वो आप बाद में खुद भी कर सकते। लेट्स टेक अ सिचुएशन और इसको थोड़ा सा हम फर्दर समझने की कोशिश, आई होप एल्गोरिथम समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है। तो यानी क्वेश्चन जो आप अभी भी समझते हैं कि मुझे समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा, सॉरी। शुरू से हमारा गलत है। देखिए यहाँ से इनिशियलाइज किया आपने, स्टॉपिंग कंडीशन सेट की है और फिर आपने कंप्यूटेशन शुरू किया, लूप में चले। लूप में आप जो रिक्वायर्ड वैल्यू वो निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे विद द नोन वैल्यू। अगर तो सेम नहीं है दैट मींस एरर है सिस्टम में, यू विल ट्राई टू अपडेट द वेट्स एंड बायस और अल्टीमेटली यू कीप इन द लूप। और उस वक्त तक इस लूप में रहेंगे जब तक ये चीज जो है वो बराबर नहीं आ रही। जब ये चीज ऐसे आनी शुरू हो जाए कि आपके पास y और t बराबर आने शुरू हो जाए तो ये सिचुएशन आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो इट मींस यू कैन गेट आउट ऑफ अल्टीमेटली योर सिस्टम हैज कैलकुलेशन, राइट। सो टेक एन एग्जांपल से मैं कहता हूं जी कि एक प्रॉब्लम है एंड और गेट का, ठीक है। एंड और गेट, ठीक है। एंड वाला प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो इफ यू जस्ट कैन जस्ट रिमाइंड मी एज वेल कि आपके पास दो फीचर्स होते हैं और एक आउटपुट वैल्यू होती है उसके पीछे से। जब दोनों फीचर वैल्यूज सेम होती है तो आउटपुट भी वन, यानी ये ट्रू है तो ये ट्रू है, और अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है। ये पहली वाली फॉल्स है तब भी फॉल्स है और इस सिचुएशन में भी false है। अभी ये क्यों मैंने लिया कि एक बड़ा आसान सा डाटा सेट बन गया है। सिंपल डाटा सेट, इसको मैं कह सकता हूँ कि क्या हुआ है कि एक न्यूरॉन के ऊपर दो इनपुट्स आ रही है, एक x1 है और एक x2 है। दोनों अपने रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई होंगे और न्यूरॉन को इसको सॉल्व करना चाहिए, उसको आउटपुट जनरेट करनी चाहिए थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन जो कि y एस्टिमेटेड होगी। और उस जगह पे एक हार्ड लिमिटेड एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है। जो भी सम आए यहाँ पे उसकी एक वैल्यू है खास नंबर से बड़ी है तो आप उसको स्केल कर दें, अगर उससे छोटी है तो उसको नीचे स्केल कर। अल्टीमेटली यू गेट द आंसर। अगर दो वैल्यूज चाहिए, आप एक 1 चाहिए, 0 चाहिए। For our comfort, we can convert the zeros to -1 as well। -1 में जाने का क्या मकसद होता है मशीन लर्निंग में? Why we go for some very discrete numbers? Any answer? क्योंकि आप बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे होते हैं ना, एक्सेस के ऊपर आप है, ये 0 है ये 1 है, आपकी लाइन जो इधर ड्रॉ होगी ना, अगर ये नंबर इसकी जगह इधर चला जाए तो now you have more space and margin available to define your boundary and it's easier to solve for the system। So keep those boundaries alive, so चीजें ज़रा आसान हो जाती हैं। बट ये कि there is no hard and fast rule, बट प्री प्रोसेसिंग की कोशिश की जाती है कि डाटा सेट को डिस्टिंक्ट रखा जाए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में वो आसान हो। So ultimately either you can go with these numbers because now this is the data set which you have, or you can just keep them as same history as showed earlier और उसको लेके भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो चॉइस इज योर्स। और अल्टीमेटली हम क्या करना चाह रहे हैं कि जस्ट इसको हम इटरेशन बाय इटरेशन सॉल्व कर एंड ट्राई टू गेट द वेट वैल्यूज।
So this is the situation which we try to solve, and we will say कि जब number जो है वो से जिसका summation है that number is say greater than 0, so you map it to 1. If number is less than 0, you map it to -1. तो सम अब आ रहा है, जो भी सम आता है अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आती है या 0 के बराबर आती है तो उसको 1 पे मैप कर दें, अगर वो 0 से छोटी आती है तो आप उसको -1 पे मैप करें. Okay. So now this situation is in front of you. Now we take step by step and try to apply to this again. Okay. With this perception, क्योंकि manually कर रहे गलतियां होंगी, but ultimately error surface पे we'll try to will automatically go to the right direction. Right? So let's see क्या होता है. Greater than 0 मैप करके 1 पे इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर चूंकि दो क्लासेस हैं, ये इनपुट फीचर्स हैं और ये किसी एक क्लास पे मैप हो रहे हैं इस केस के अंदर. जी ऐसे क्योंकि हम देखें जिंदगी में मैंने कहा ना क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हो तो हम एक बाइनरी केस में ऐसे ही कर रहे होंगे ना, मतलब उसको हम कहेंगे कि ये या तो अभी ग्रे स्केल नहीं है, ग्रे स्केल भी ज्यादा क्लासेस हो जाएगी. ठीक है, बट ये कि this is a simpler sort of explanation to get the feeling to how this thing in fact converges. So अगर दो केसेस आपके पास हैं तो आपने इस सिचुएशन को किसी एक पे मैप करना है. इसलिए मैंने ये लिख दिया क्योंकि अगर जो भी नंबर आए वो अगर इस तरह का है या इससे बड़ा है उसको इधर ले जाओ, अगर इससे छोटा है तो उसको ले जाओ. तो अभी हम देखेंगे इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर. सो व्हाट वी कैन डू जी, ठीक है हम देखते हैं कि जी पहली केस में मेरे पास, मैं पहली एग्जांपल बताता हूँ. ये मेरी पहली एग्जांपल है और मेरा जो y हैट है दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा 1 x1 प्लस ओमेगा 2 x2 n plus 5. I will assume कि मेरे जो weights हैं W1, W2 and bias all are zeros for example. I can, मतलब it's my choice. I can take all ones, I can take all zeros, I can take -1. Again error surface पे मैं हूँ. जब आप command देते हैं और the code initialize randomly, it selects any value. So it's your choice. So we can go for any values. या इसको zero कर लेते हैं सारा. ठीक है. So अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे जब आप इसमें आप x1 और x2 क्या वैल्यूज है, x1 आपके पास है 1, x2 है आपके पास 1. ठीक है, मैं इसमें y हैट निकालता हूँ. मैंने इनिशियलाइज कर लिया वेट और बाइसेस, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? इट वुड बी 0. अब 0 की जो वैल्यू होगी इससे हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये एक्टिवेशन, ये तो यहाँ तक आंसर आया. एक्टिवेशन को ये कह रहे हैं कि अगर 0 या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो उसको हम 1 पे मैप करें. It means this is, इसका जो आंसर है एक्टिवेशन के बाद वो 1 होना चाहिए. ठीक है, हो सकता था मैं यहाँ इक्वेट कर लेता और इसको छोड़ देता तो उस केस में क्या होगा, यहाँ -1 आता. ठीक है, जस्ट टू प्रोसेस इट मे बी गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग. मैं करता जी मैंने यूं किया था, वैसे नहीं किया था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने वेट और बाइस चेंज कर दिया. क्यों? क्योंकि देखा अब ये आ गया आपके पास अल्टीमेटली y जो कि -1 है. मैंने ऊपर कंडीशन चेंज की है, पर्पसफुली चेंज की है इक्वेशन को पूरा रन करना. ओके, अब ये -1 आ गया. आई एम गोइंग टू कंपेयर इट. दिस इज माय y. आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द टारगेट. इन दिस केस व्हाट इज माय टारगेट? 1. Where is my answer is which is not equal to -1. It means these weights were not correct. I need to update the weights and biases and have to use that rule which just described earlier कि जी मैंने नया weight और नया bias निकालना है. So what I'll do, I'll go here, I'll write down बाकी जी एक कंडीशन तो मीट नहीं हो रही इस इक्वेशन में और पहली एग्जांपल के ऊपर ही मैं वेट्स को अपडेट कर रहा हूँ. We call it the batch size 1. यहाँ देखिए इस जगह पे एक चीज नहीं क्लियर कर लेंगे. इस जगह पे आपके पास जो पॉपुलेशन साइज है वो 4 है. 4 एग्जांपल्स हैं, राइट? If a machine learner or a machine learning scientist decide to update the weights and biases example wise, it means he or she is deciding to keep the batch size of that parameter. क्योंकि मैं इसके इसके दिखाने के फौरन बाद वेट्स और बाइसेस को अपडेट कर रहा हूं. इट मींस मेरा बैच साइज 1 है तो मेरी इस पूरे केस में 4 इटरेशंस होगी, एक इपॉक होगा. ये दो फर्क आपने ध्यान में रखते हैं, इपॉक और इटरेशन में फर्क. एल्गोरिथम को जब आप मशीन लर्निंग टूल से रन करते हैं ना तो वहां पे आपको चीजें नजर आती है. कुछ इपॉक रन हो रहे थे, कुछ इटरेशन रन हो रहे थे. सर पढ़ने के लिए वैसे ये साथ साथ जो रिलेटेड चीजें हैं वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि जब आप अभी मैं थोड़ी देर में आपको पाइथन में कोड भी रन करूंगा ना तो ये चीजें जब आपके दिमाग में ऑलरेडी
पहले इनबिल्ट हो चुकी होगी ना, तो वो समझना ज्यादा आसान है। वहां पे आपको नजर आएगा कि लॉस कर्व प्लॉट हो रहा होगा, आपको नजर आएगा कि जी इक्वेशंस चल रही है, नजर आएगा बॉक्स चल रहे हैं, नजर आ रहा होगा जी वेट्स और बाइसेप्स अपडेट हो रहे हैं। तो वो कुछ नहीं हो रहा, वो यही कुछ हो रहा है। ठीक है, हमेशा डाटा सेट सामने होता है, डाटा सेट के अंदर एक्स और वाई होती है, और उन एक्स और वाई से आप वेट और बाइसेस को लेके चलते हैं और अपडेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस केस में 4 एग्जाम्पल, पर्पसफुली मैंने एक छोटा केस लिया। जनरली हमारे पास 4,000 40,000 एग्जाम्पल होते हैं, इनको फौरन समझना हमारे दिमाग में नहीं पॉसिबल, बट यहाँ पे 4 एग्जाम्पल। अब इन्हीं एग्जाम्पल से मैंने अपने वेट्स और बाइसेस को अपडेट करना है। मैंने पहली एग्जाम्पल प्रेजेंट की, पहली एग्जाम्पल प्रेजेंट करके मैंने कैलकुलेट किया, ये आंसर आया। पता चला जी ये तो मैच नहीं कर रहा, तो इट मींस मैंने वेट और बाइसेस को अपडेट करना है, इनिशियलाइज किया तो ठीक नहीं था, क्योंकि आउटपुट वो निकली नहीं होनी चाहिए। मैं उसको पहले अपडेट कर लेता हूँ। लेट मी सर आपके सवाल पे दोबारा आता हूँ। तो डब्ल्यू न्यू जो है मेरे पास वो होगा डब्ल्यू ओल्ड प्लस अल्फा टी एक्स वन। ठीक है, मैं डब्ल्यू वन, ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि डब्ल्यू वन को अपडेट कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू वन ओल्ड को लूंगा, डब्ल्यू वन न्यू आ रहा है, और एक डब्ल्यू टू न्यू भी लूंगा। या इसको इस तरह कर सकते हैं कि डब्ल्यू टू एन प्लस वन कर लें, यूं ही करते सर, आसान है ज़्यादा समझना आसान है। तो डब्ल्यू टू न्यू ओल्ड सॉरी एन प्लस अल्फा टाइम्स पी एक्स टू। सर अब इसको अपडेट करते हैं। ये वैल्यू जो है आपके पास, ओल्ड की वैल्यू 0 थी, प्लस अल्फा क्या है, मैंने 1 रखा हुआ है, टारगेट की वैल्यू क्या है, 1 है, एक्स टू क्या है, 1 है। इट मींस मेरा डब्ल्यू टू न्यू जो आया है वो आ गया है 1। डब्ल्यू टू, अच्छा डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू वन वन टू, मैंने डब्ल्यू वन ये डब्ल्यू अच्छा कोई बात नहीं, डब्ल्यू वन न्यू जो है 1 आ गया। ठीक है, डब्ल्यू वन। और सिमिलरली मैं इस जगह पे डब्ल्यू टू न्यू भी निकालता हूँ। डब्ल्यू टू न्यू, डब्ल्यू टू ओल्ड क्या है, 0 है, प्लस अल्फा की वैल्यू 1 है, टारगेट 1 है, और एक्स टू भी 1 है। इट मींस ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगली इटरेशन के लिए मेरे पास ये वन आ गया। 22 को भी निकाल लेते हैं। बी न्यू जो है दैट विल बी बी ओल्ड प्लस अल्फा टी, अल्फा इज 1 एंड टारगेट इज 1। सो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। इट मींस देखिए ये पूरी इटरेशन जो भी मैंने चीजें सेट की है, इसमें मेरे पास ओल्ड वैल्यू से चेंज होके नए वेट्स नए बाइसेस आ गए, व्हिच आर चेंज। नाउ फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, यानी फॉर द नेक्स्ट डाटा सेट, नेक्स्ट एग्जांपल जो कि ये एग्जांपल है, इस पे आप नए वेव्स और वाइसेस यहाँ प्लेस हो और कैलकुलेशन हो। New waves and biases up to like on second example of डेफिनेटली फर्स्ट से तो रिजल्ट निकल आया ना आपका। अब आप सेकंड को चेक करेंगे, एम क्या होता है, सारी एग्जांपल्स को सेट होना चाहिए, अल्टीमेटली पहली एग्जांपल आएगी, बट लॉजिकली स्पीकिंग लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, क्योंकि उसकी बेस पे मैंने चीजें चेंज कर ली है ना। नाउ लेट्स सी कि इंपैक्ट क्या पड़ा है, अननोन पे इंपैक्ट क्या पड़ा है। विल ट्राई टू सी द इंपैक्ट ऑन दिस। सो लेट्स डू दिस, पहले वो करते। यहां से एक चीज मैं अगेन रिपीट करूंगी, ये एक इटरेशन हो गई, दिस इज वन इटरेशन। इसको इटरेशन मैंने क्यों कहा, उसके पीछे एक साइंस है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे वेट्स और बाइसेस को अपडेट किया। अगर मैं वेट और बाइसेस को यहाँ अपडेट ना करता तो ये इटरेशन ना होती। इट्स माय चॉइस, आई कैन अपडेट आफ्टर एवरी एग्जांपल, इट इज माय चॉइस, आई कैन अपडेट आफ्टर 2 एग्जांपल्स, आई कैन अपडेट आफ्टर ऑल एग्जांपल्स। ठीक है, इट्स माय चॉइस टू वेट। जब टू के बाद करेंगे तो एवरेज आउट करेंगे अपने लॉस। जब 2 के बाद करेंगे एवरेज आउट नहीं करेंगे सर, वी जस्ट चेंज आफ्टर द 2 एग्जांपल्स। वी कैन अगेन यहाँ पे सवाल समझ लो कि वी कैन डिसाइड ऑन सम ऑफ द इंटरनल मेजर कि ओके जी एक का एरर इतना है, दूसरे का इतना है, एवरेज आउट करके आप कर लें। आप नहीं करना चाहते तो आप बेस्ड ऑन द सेकंड एग्जांपल, जो लेटेस्ट एग्जांपल है उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। नाउ बिकॉज़ वेरिएशन आ है एल्गोरिथम में, द साइंटिस्ट हैज टू डिसाइड कि मैंने क्या एल्गोरिथम को अपडेट करना है, किस तरीके से अपडेट करना है। इधर जो मैं सिर्फ आपको पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अगर तो आप एक एग्जांपल के बाद अपडेट करते हैं तो वी कॉल इट द फर्स्ट इटरेशन, या ये कह लें कि जितनी भी एग्जांपल्स के बाद अपडेट करेंगे बीच में जो रूल भी है, तो वो एवरेज लेंगे, लेटेस्ट लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, मिनिमम लेंगे, कुछ एनीथिंग, या कोई और इक्वेशंस से उसको अपडेट करेंगे, एक थर्ड रूल यूज करेंगे, उसमें भी हम नहीं जा रहे। बट अगर अपडेट आप कर रहे हैं 2 के बाद, तो इट मींस
इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास दो इटरेशंस होंगी एक एपॉक के अंदर, क्योंकि एक एपॉक का मतलब ये है कि आप चारों एग्जाम्पल डाटा को प्रेजेंट करें, पूरा डाटा सेट एक बार प्रेजेंट हो जाता है वो एक एपॉक। और उसमें बहुत सारी इटरेशन, उसमें बहुत सारी इटरेशन हो सकती है बेस्ड ऑन योर डिसीजन। ये दिस इज अ हाइपर पैरामीटर। Based on this, you make converge earlier, you make converge late. So hyperparameter number one was the learning rate. Hyperparameter number two was the batch size, and then number of iterations, number of epochs. You can vary these values and see the impact on the result कि मेरा result जो किस तरह से output आ इसमें मतलब कम से कम एक ही कॉल तो करनी है ताकि पूरे डेटा सेट एक तो मैंने केस करनी लेकिन एक भी कभी भी आपका सिस्टम कन्वर्ज नहीं करेगा। आप स्टूडेंट के साथ चलेंगे तो बस आपको फिर सर इटरेशन तो समझ आ गई, इपॉक सर का सर मैं एक तो सर जब भी कोई आप समझते हैं कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करनी है जरूर बताइए। सर भी अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, उनके उनको मैं जवाब दे दूंगा। वो सर आप जानते हैं माशाल्लाह। नहीं अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये कि आपका क्वेश्चन आई टेक एंड आई एक्सप्लेन, ये चीज तो आप क्लियर हो गई ना कि हमने अपग्रेड किया। अभी तक सिर्फ इटरेशन समझ है, इटरेशन ये होगी ना सर, ये एक इटरेशन है, ठीक है। लेट मी गो फॉर द सेकंड इटरेशन, मैं आपके सवाल को फिर वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये एक इटरेशन हुई है क्योंकि मैंने एक एग्जांपल के बाद अपने वेट्स और बाइसेस को अपडेट कर दिया, ये एक इटरेशन हो गई। ये पॉप नहीं हुआ अभी, एक पॉप ध्यान रखें, पॉप उस वक्त होगा जब जितना डाटा है सब एक दफा प्रेजेंट हो जाए, वो एक पॉप हो। अभी यहाँ पे चार डाटा डाटा एग्जांपल्स हैं इस डाटा का, तो पहला पॉप पूरा हो गया तब चारों में चारों एग्जांपल्स प्रेजेंट होके आंसर आ जाए। अभी एक हुई है और एक के बाद मैंने वेट अपडेट कर ली है और सेकंड एग्जांपल तो एक इटरेशन होगी। लेट्स गो इनटू द सेकंड और इटरेशन। जरूरी नहीं है सर कि एक इपॉक कंप्लीट होने के बाद आपके वेट्स एंड बायसेस पर अभी आप देखेंगे नहीं होगा। अभी हम इस पे आपके सवाल का जवाब इधर ही आता है। सो से अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपसे साथ साथ अगर आप भी हाथ से करेंगे ना तो आपको फौरन चीज क्लियर होगी, लेकिन यही इक्वेशन लेके चलनी है विद द न्यू वेट्स एंड बाइसेस। एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व कि यहाँ पे आप आई हेड क्या निकलेगा और ये चीज क्या आएगी, और फिर कंपैरिजन को हम देखेंगे कि ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और वेट्स हमें नए निकालने की जरूरत है नहीं है, उसको हम कंपेयर करें। सो से अब मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेता हूँ व्हिच इज नाउ 1 and -1 with the target value of, से इसको मैं t कह देता हूँ पर इसमें डिस्पैरिटी रही है माइनस। सो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करते हैं, ये वेट आपके पास 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब मैं अगर इस नेक्स्ट वन से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 1 आएगा। ये -1 के साथ जब फिर -3 कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। और न्यू वैल्यू कर ली हाँ नहीं कर नहीं फिक्स हो, अब वाइड आ गया 1, जब वाइड 1 आया तो दिस इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इट मींस आंसर वुड बी 1 है। अब वन हेड कौन है इसके बाद हाँ 1 आ गया, 1 आया, लेकिन हमारा 1 अभी जब एक्टिवेशन से गुजारा तो 1 आ गया। अगेन इट्स नॉट मैचिंग, ये मैच नहीं कर रहे, टारगेट वैल्यू -1 -1 है ना, तो मैच नहीं कर रहे, प्लीज मुझे दोबारा नहीं, ये वेट ठीक नहीं थे, ये वेट ठीक नहीं है, वी नीड टू अगेन अपडेट दी वेट। सो लेट्स अप्लाई द इक्वेशन अगेन एंड आई रिक्वेस्ट यू के आप जरा मुझे बताएं कि नया W1 क्या होगा, W2 क्या होगा। आप अपने इसमें अब हम सर थर्ड एग्जांपल कुछ आएंगे। अभी पहले ये दिखा रहे थे सबमिट थर्ड में जाएंगे। अभी आप ये दूसरी इटरेशन कर रहे हैं, we are now again updating the weights and biases. It means iteration number 2 is done and new weights and biases are achieved. So अल्फा को कांस्टेंट हम आप वेरी नहीं करेंगे क्योंकि इसलिए अगेन अल्फा को एडेप्टिवली चेंज कर सकते हैं, तो हम वैसे नहीं, बट अभी अल्फा फिक्स है और फिक्स्ड इंक्रीमेंट लर्निंग रूल अल्फा इज फिक्स्ड, फिर से वेट हां चेंज करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे W1 न्यू, W1 ओल्ड 1 था, पिछला वाला 1 था, अल्फा 1 है, टारगेट जो है वो -1 है और x1 जो है वो 1 है, तो क्या आंसर आएगा इसका W1 न्यू का 0, ठीक है। और W2 न्यू में क्या होगा जी, W2 ओल्ड जो है वो 1 था, अल्फा 1 है, टारगेट -1 है, x2 -1 है, तो ये 2 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर आ गया 2, ठीक है। बायस पे आ जाएगी, बायस के केस में बी ओल्ड वाज 1 इन दिस केस, अल्फा 1 है, टारगेट इज -1, 0 हो गया ये 0। क्या फर्क पड़ा जी, देखिए चेंज आ गया यहाँ पे। अब मैं इस जगह पे मैंने अब जो वैल्यू लिखनी है वो क्या लिखनी है, इट विल बी नाउ 0 2 0। देखिए ये वेरिएशन आ रही है, पहले ये 1 1 1 हो गया था, फिर ये आप इटरेट करके नए नंबर था
सर अगेन रिपीट, जो आ रहा है ना आपका अगर आ रहा है, आप मैंने कहा ना कि सिस्टम फिर इटरेट करेगा, हो सकता है मैंने गलती कर दो, इसलिए मैंने कहा कि एनीबॉडी कैन डू एनी मिस्टेक, numbers can come wrong but ultimately they will go to the right direction in the next iteration. That is how these algorithms work. मेरी कैलकुलेशन में ये आया, अगर आप कहते हैं कि आपके नंबर क्या आ रहे हैं, W2 आया, पर इधर -1 नहीं करना, तो वो कैंसिल हो जाता है इसका। ये तो मैंने पुराना ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 2 आएगा, -1 होता है ना, टारगेट -1 है, तो इसलिए बिल्कुल लिखा है, देखो क्यों लिखा W1 मुझे बताया 0 है या W1 भी 2 आ रहा है आपको, ओके जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे, ठीक है, और 2 0 आ रहा है आपका सर, चलिए सर की बात से मान लेते हैं, ये 2 0 और ये 0 आप सही है, आप जस्ट बी श्योर एट योर एट, कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही हो, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में तो 0 2 0 है, लेकिन चले आपकी बात 0 to 0 दोबारा वेरीफाई कर लें, ठीक है, चले क्योंकि ज्यादा लोग कह रहे हैं 0 2 0, तो मैं 0 2 0 लिख, ठीक है, बट जस्ट वेरीफाई योरसेल्फ, ये नए वेट बायसेस आ गए, वेट 1 आ गया नया, W1 0, W2 2 और बायस आ गया 0, इसका मतलब ये है कि मेरी दूसरी इटरेशन पूरी हो गई, और जिसमें मैं इंपैक्ट देख रहा हूं कि मेरे बायसेस एडजस्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट, नाउ चेक द थर्ड एग्जांपल, now new weight biases we bring in the new data point, which is now x1 is -1, x2 is 1 and target is -1, अब जी अप्लाई करें दोबारा यहाँ पे, कैलकुलेट गिव मी द y hat, क्या y hat आता है, W1 जो है वो आपके पास 0 है, इट मींस ये नंबर तो 0 हो जाएगा, ये 2 है, x2 जो है वो 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, और y 0 है, तो ये 2 आंसर आ जाएगा, 2 is again greater than 0, it means ये 1 आ जाएगा, और which is again not equal to -1, ठीक है, it means weight biases फिर अपडेट होने चाहिए, they are not matching, so again you go into the iteration to update the weights, now let's go and compute the W1 new and W2 new, दो ही weights है ना, दोनों को निकाल के देख, तो again who will give me the number, नया weight नया, दोनों weights नया bias, क्या लिखेगा, इक्वेशन वही है कि W1 old प्लस अल्फा टी x1, तो ये W1 ओल्ड जो था वो क्या था इस मौके पे, 0 था, अल्फा 1 है, टारगेट -1 है, और x1 क्या है, -1 है, तो आंसर आ गया 1, तो इट मींस आपके पास ये नंबर आ गया 1, पहले 0 था 1 हो गया, ठीक है, इस बार समझ आ रही, आई अगेन हाईलाइट प्लीज, अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आए, डू नॉट स्टॉप इट, डू नॉट सॉर्ट ऑफ हाइड इट, किसी मैं क्वेश्चन करूंगा तो शायद मुझे बहुत अजीब सा लगेगा, बिल्कुल सवाल करें ताकि उसको वही का वही शेयर किया जाए, ठीक है? लेकिन हाथ से करें, साथ साथ योर आंसर आ रहे देयर इज योर बोर्ड ऑटो पे, आप कुछ पूछना चाह next set of एग्जांपल दो, हम हम जाएंगे, अभी आप देखोगे कि घूम के वापस आओगे ना, अल्टीमेटली इधर भी एक आंसर निकलेगा ना, यू विल अगेन, और आप नेक्स्ट इपॉक में जाएंगे, तो आप पहली एग्जांपल को प्रेजेंट करेंगे, सीक्वेंशियली आप अभी देखो तरीका क्या है, आपने एग्जांपल्स बाय एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा है, पहली एग्जांपल प्रेजेंट की, रिजल्ट दिया, अपडेट किया, दूसरी एग्जांपल पे चेक किया, अपडेट किया, तीसरी एग्जांपल ही चेक किया, चौथी की चेक किया, अल्टीमेटली एक फॉर्म पूरा हो गया, सारा डेटा पूरा हो गया, वेट और बायसेस फाइनलाइज हो गया ना, दोबारा दी होल थिंग विल अपीयर अगेन टू द न्यू वेट्स, तो यहीं से निकला ना, वो पहली एग्जांपल फिर आ जाएगी, अगर एक ही पर जैसे कर रहे हो उसके बाद वो सेटिस्फाई कर दे तो बाकी में चेक कर दे, वो आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा ठीक नहीं है कि पहले सब पे चेक कर ले, अल्टीमेटली एक चीज आ जाएगी, पहले उनको फिर शुरू से शुरू कर, बस इसलिए मैथमेटिक्स में ये होता है कि कर सकते हैं उसमें उसी आप कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते आर्टिशंस करते रहते हैं, हैं, लेकिन देखो क्या है, डाटा के अंदर जो है ना वो वेरिएशन होती है ना, सिर्फ दो के ऊपर से मैं आपको कहूँ यार कि मैंने आपको सेव करना है मर्दों और औरतों को, और हमेशा एक ही औरत एक ही मर्द दिखाता, तो आप अच्छे ट्रेन होगे, बजाय इसके कि मैं आपको 10 किस्म के मर्द 10 किस्म की औरतें दिखाऊंगा, फिर कहूँगा अपने लोग आते, क्या कहते हो, उस सेट ऑफ जितना वेरिएशन ऑफ डाटा दिखाऊंगा ना उतना आप अच्छे ट्रेन हो, जितना कम डाटा दिखाऊंगा उतने आप लिमिटेड ट्रेन, तो आपकी बात ठीक है, मैं ये दो पे भी सिस्टम को बार बार चलाता रहूं दो के लिए फिट करता हूँ, लेकिन ये दो तो ऑलटुगेदर डिफरेंट चीजें हैं, इनको दिखाई मैंने,
और एक्चुअली उनको टेस्ट किया तो ये तो फेल हो जाएगा। लेकिन मशीन आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सर ठीक है बाकी वैल्यू तो अभी देखिए, अभी मैंने ये किया कि मेरे नए वेट्स और ये क्या है, अभी W2 क्या निकला मेरा, 1 आ गया है, और ये क्या है, -1। तो देखिए अब ये सेट जो है ये entirely different है from the previous set. This is my iteration number 3 completed, and I'm moving on my error surface because I'm trying to get to the right y hat, which is yet not obtained. Now bring in the fourth example. ये fourth example है। अगेन मैं इसको ये थोड़ा मैं तो कटर कर रहा हूँ, आपने अपनी कॉपी पे साफ सुथरा करना ताकि आपकी क्लैरिटी हो। मैं इसको यहाँ फिर इरेज करता हूँ। ये मैंने खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। p की वैल्यू इस इक्वेशन से वेरी कर रहा हूँ, अल्फा अल्फा 2 ये इक्वेशन मान लिखी हुई, लिखा हुआ लिखी w एंड b न्यू। हर एल्गोरिथम में ये इक्वेशन डिफरेंट होगी, ठीक है। अर्शान ने ये इक्वेशन बनाएगा ना, तो हो सकता है कुछ और बनाए। तो आपका था ना जी, मैंने दो वही करना, तो आपका दिमाग आप कहते हैं नहीं मैं इसमें कुछ ऐसा रूल निकाल लेता हूँ, and you can do it. This is how new things come up, new mathematics comes up, ठीक है। तो इंसानी दिमाग पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो क्या करे, ये किसी ने सोचा है, you can think differently, ठीक है। So let's take the fourth example. Fourth example में again x1 -1 है, x2 -1 है, और टारगेट जो है आपके पास वो माइनस। Now let's get the y hat value. क्या वैल्यू निकलेगी? -3 आ गई। तो y क्या होना चाहिए -3 के ऊपर? -1 होना चाहिए। It means you are matching. इसका मतलब ये कि ये जो set of weights थे, they have started giving the right answer for one example. इसने एक एग्जांपल ठीक दे दिया। अब सबके अंदर से एक चीज हो गई है। नाउ अभी क्या हुआ, ये मैंने 4 इटरेशन करनी है, और सर बाद इन 4 इटरेशंस के बाद एक इपॉक पूरा हो गया। But I have to go into the second epoch to again check on other examples या same examples once again के जो weight of final हुए हैं, जो कि 1 1 -1 है, क्या ये satisfy करते हैं इसको भी, इसको भी, इसको भी। So now let's come back and now apply the same weights onto the first example, which is this example. ये ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग हो रही है। आप उसमें ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि आप डेटा के अंदर से डेटा के फीचर्स को देखते हुए वेट्स और बायसेस को शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है। तो एक दफा फिक्स हो गया ना, तो नाउ एनी एग्जांपल कम्स इन इट विल गिव यू द आंसर, राइट। ओके जी, सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि अब आप इन वेट्स के लिहाज से मुझे नया y हैट बताएं। अब मैं आ गया हूं कॉस्ट नंबर 2 पे। आप हेडिंग डालें कॉस्ट 2 इटरेशन 1 और पहली इटरेशन करेंगे। पहला डाटा सेट 5, plug in the value which is, and now give me the answer। 1 आ रहा है, इधर देखिए ग्रेटर देन 0 इट मींस यहां 1 आएगा, इट मींस ये मैप हो रहा है, इट मींस इट्स फाइन। ये सेट ऑफ वेट इसके लिए भी ठीक है। आंसर दिया उसने, जो आपने ऐड दिया था, जो आपका टारगेट था वही उसने निकाल के दे दिया आपको, ये क्लासिफाइज थी। ओके, इट मींस के यहां पे चेंज नहीं होगा। नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकंड इटरेशन, अप टू सेकंड इटरेशन। इस डाटा को उठाएं और चेक करें क्या हुआ यार, वही फर्स्ट इटरेशन और जो फर्स्ट इपॉक की लास्ट इटरेशन है वही से अप्लाई करके सर सेकंड। ये आगे देखिए, ये अभी फिक्स है सर, यही वेट्स हैं। अब इनको लेके इस डाटा सेट के ऊपर, यानी इस एग्जांपल के ऊपर जो कि 1 -1 -1 है, ये टारगेट है, ये दो xi वैल्यूज हैं, यानी x1 है 1, x2 है -1, टारगेट है -1। इसके अंदर अप्लाई करें, वेट ये रखें जो कि आपने फाइनलाइज। सर आपने जो थर्ड रोल सेलेक्ट किए थे, तो वेट्स के बाद भी जो वेट्स ऐड किए थे वो तो आ रहे थे 2 2 एंड -2। 1 1 -1 अच्छा, वो जो आप उसके सब तो ठीक हो गया था, ठीक है। अब वो वाले वेट्स की वही चलेगा सर, अभी वही जब तक आंसर गलत नहीं आता वही चलेगा। अपडेट उस वक्त होगा जब ये टारगेट मैच नहीं करेगा। हां सर हम नेक्स्ट सेट में स्विच किए डाटा फ्रेम्स, ये रिपीटेशन तो ना हो। नेक्स्ट सेट से बना दिए कि उसी सेट ऑफ एग्जांपल्स को हम दोबारा प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें से पहला डाटा पॉइंट उठाया है और उसको देखते हैं कि क्या आंसर निकला। वो आ गया आंसर मैच कर गया तो इटरेशन 1 पूरी हो गई, क्योंकि मेरा डिसीजन यही था कि मैं अपडेट करूंगा उस वक्त जब मैप डिफरेंट हो। लेकिन लास्ट सेट
और डाटा की और पहले वाला सेटिस्फाई दूसरे वाले कौन से चेक करना है आप तेरे को सेकंड इटरेशन पे आएगा एटलीस्ट नहीं अभी हमारी W वेट से 22 अपडेट की वेरिफिकेशन करके नहीं हुई देखो मैं आज को रिपीट करता हूँ ये और ये दोनों केसेस हो सकते हैं इटरेशन के अंदर अगर तो मैप नहीं करता तो आप वेट्स अपडेट करते हैं अगर मैप हो जाते तो अपडेट नहीं करते इटरेशन पूरी होती है दिस इज इटरेशन क्योंकि डिसीजन तो आपने किया ना कि जी अपडेट उस वक्त करूंगा जब वेरिएशन आएगी नहीं आएगी तो नहीं करूंगा इटरेशन पूरी होगी एक आपने कहा हां वेट से 22 में अपडेट करते हैं दैट इज राइटेशन सही है ना सर बस ये करने की जरूरत कब होती है जब मैप नहीं हो रहा होता ये एल्स की स्टेटमेंट भी उसको कवर कर ये पूरी स्टेटमेंट का होल देखना है। क्योंकि मेरे डिसीजन क्या था कि मैं अपने वेट्स को अपडेट करूंगा अगर जरूरत पड़ी चले मैं इसमें ऐड कर अच्छा जरूरत नहीं पड़ी पर मेरा डिसीजन अपडेट करूंगा तो इटरेशन है अगर ये करता ही नहीं ना मैं इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करता तो इटरेशन नहीं होगी सारा जो चीजें दिमाग में थोड़ा सा चल गए कुछ नहीं दिमाग में तो पहली इटरेशन हो गई अब सेकंड इटरेशन क्या है सेकंड इटरेशन क्या है कि नया डाटा सेट सामने आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है ये सेकंड डाटा नया हुआ वेट वही है 1 1 -1 पहली इटरेशन ठीक हो रही है अब इसको उठाएं 1 -1 एंड ये -1 और देखिए कि अब क्या हुआ ये का एक आंसर है -1 अगर -1 को यहां कंपेयर करें क्या आंसर आ रहा है इट इज लेस देन 0 1 ठीक है तो आंसर इज -1 इज इट मैपिंग इट मींस ये भी ठीक हो गया आपका केस अब आई डोंट नो आपने मुझे ठीक जवाब दिया कि नहीं दिया मैं आपके मान रहा हूं कि आपने ठीक है तो अब इट मींस के 1 1 1 -1 जो है वो इसके लिए भी सेट बैठ गया इस पे भी सेट बैठ गया नाउ लेट्स ब्रिंग ये दो इटरेशन सेकंड इपॉक की हो गई अब थर्ड डाटा उठाएं अब दिस वुड बी -1 this would be +1 and this would be -1 give me the answer give me the answer -1 तो आपके पास ये क्या होगा इसके बाद क्या -1 is it mapping ये भी मैप हो गया अब आखिरी वाले को भी एक दफा रिकन्फर्म कर भी दोबारा मैप कर क्या आंसर आप let's see -1 ये +1 और ये सही आ गया इट मींस नाउ यू हैव कन्वर्ज्ड आपने दो बॉक्स में इस डाटा को फिट कर दिया ठीक है तो देखिए इससे क्या चीज पता चली सिस्टम की खूबसूरती की ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ज करके आपको एक रिजल्ट पे ले आती है यानी एक एरर सरफेस के ऊपर एंड नाउ विदाउट सीइंग दिस साइड अब इसको देखने की जरूरत नहीं just give these values use these weights and biases it will start giving you the answer as per your requirement right और अगर थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके जाऊं तो ये क्या था w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस बायस था अगर मैं इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दूं और मैं आपसे कहूं कि ये इक्वेशन एक बन रही है ये इक्वेशन क्या बन रही है w1 क्या फाइनल हुआ है 1 इट मींस x1 प्लस w2 क्या फाइनल हुआ है 1 it means x2 और बायस क्या फाइनल हुआ है -1 can we plot this equation onto the exclusive of curve जिसमें इधर +1 है इधर -1 है ये पॉइंट्स प्लॉट हो सकते हैं यहाँ पे can you plot these point first and then draw this line as well if I ask you ये x1 है ये x2 है ये x1 x2 सरफेस है तो मैं क्या ये चार पॉइंट्स यहाँ प्लॉट कर सकता हूँ पॉइंट्स इसकी अच्छा देखिए यहाँ पे आप क्या है ये जो इनके आउटपुट y थी ना वो दो क्लासेस थी ना ये -1 था -1 था माइनस तो ये दो क्लासेस थी I can draw one class with a circle and another class with a can I draw on this surface before I press I'll just ask you I don't know मेरी बात आपको जल्दी कोई मैं इसको रेस करूं यहाँ से इसको बता दूं अहमद आपका सवाल भी रहता है जो आपने पूछा इसको घुमाओ ये जी मैंने रेस कर दिया चलिए अब हम इसको ना उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जो मेरे पास दो क्लासेस हैं मैं इधर दोबारा करता हूँ एक 1 के साथ आंसर 1 है x1 x2 5 1 -1 के साथ ये -1 है -1 1 के साथ ये -1 है -1 -1 के साथ में ठीक है तो ये एक क्लास है
यानी ये यस है ये नो है, ये मतलब होता है ना, ये दूसरी क्लास। आई कैन रिप्रेजेंट दिस क्लास विद अ सर्कल एंड दिस क्लास इज विद अ प्लस ऑफ। कैन आई ड्रॉ इट हियर, से ये x1 x2 वगैरह ड्रॉ कर दीजिए, अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट्स ड्रॉ करो। और इस इक्वेशन को देखिए जो आपने शॉर्टलिस्ट की है, ये इक्वेशन x1 x2 -1 जो है, ये इक्वेशन है जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको x1 को लिखना चाहूँ, इट इज नथिंग बट -x2 प्लस 1 ये इक्वेशन है। चलिए दो वेरिएबल्स की प्लेन है x1 x2, ये इक्वेशन है मेरे पास। पहले वो पॉइंट्स प्लॉट करें फिर इस इक्वेशन को प्लॉट करें, जस्ट टू सी कि मैंने ठीक कन्वर्स किया कि नहीं किया। हो गया क्या आंसर है? लाइन का प्लॉट होगा, तो साइन को भी प्लॉट करो। जो आपने शॉर्टलिस्ट की है इसलिए प्लॉट की थी कि इन पॉइंट्स को सेपरेट किया था आपने, ये वो बाउंड्री लाइन है जिसके एक तरफ एक क्लास है दूसरी तरफ दूसरी क्लास है। इसको देखते ही नहीं, इसको देखते हैं सब देखिए जब देखते तो मैं इसको ज्यादा दिन करा तो फिर आगे बराबर आ रहा है भाई। चार पॉइंट पे चार पॉइंट आ रहे हैं। देखिए ये दो वेरिएबल्स है ना, आप इसमें यूं कह सकते हैं, चलिए मैं इसको आपके लिए आसान कर दूंगा, बस क्योंकि वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी ये x है, ये होगा, ठीक है। उस केस में यहाँ पे क्या होगा, दिस इक्वेशन आई कैन चेंज इट, यहाँ y हो जाएगा -y, ये x हो जाएगा। तो मैं इसको आपके लिहाज से थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ कि क्योंकि y इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कि 1 - x हो जाएगा। आप इसको जब प्लॉट कर लें, देखो दिमागी चेंज यहाँ से वेरिएबल भी चेंज करते हैं। चलेगा, इसको आप इस तरह समझिए कि आपके पास एक पॉइंट आएगा इस तरीके से और बाकी 3 पॉइंट आएंगे इस तरीके से, और ये जो लाइन है ना ये कुछ इस तरह से प्लॉट है। दो दो एरियाज को या दो क्लास को सेपरेट कर दी, इसका मकसद ही यही था, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि whenever data is there, data is either being classified or it's being regressed. So you try to separate the two classes by defining these equations. ये बिल्कुल यही काम कर रही है, ये दो डाटा पॉइंट्स को दो सेट ऑफ पॉइंट को सेपरेट कर, चारों पॉइंट्स वैसे क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं। क्वाड्रेंट्स बना रहे हैं। तो अगर आपने ये इक्वेशन ठीक निकाली है तो ये इक्वेशन जब प्लॉट करेंगे ना तो वो चारों पॉइंट सेपरेट है। क्वाड्रेंट्स के लिए आ रहे हैं, तुम लोग लाइंस का लाइंस से बेसिकली उसी वक्त करेगी जब ठीक आपने पैरामीटर्स निकाले हैं, तो इस लाइन तो कोई भी ड्रॉ हो सकती है ना, क्या ख्याल है? एक मिनट चले यहाँ पे इसके बाद हम पॉइंट्स में लाते हैं। लेट मी शो यू ऑन दी स्लाइड ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आई होप मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ आ गया आपको ना, how to do the iterations, how to get the complete the epochs and ultimately get a solution which solves all the problems. अब इसको ग्राफिकली एक दफा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्राफिकली भी आप देख लें, दिस थिंग वुड इनफैक्ट डूइंग दैट थिंग। हो गई है जी अभी? चलो दैट्स ग्रेट, अगर आपने कर ली है और आपको समझ आ गई है इसकी।
हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। उससे फिर वो पूरा पूरा बैच साइज, पूरी एग्जांपल सेट एक बैच साइज बन जाएगा। दो का बैच साइज, फिर दो इटरेशन एक एपॉक के अंदर होंगी, अदरवाइज एक इटरेशन एक एपॉक में होगी अगर बैच साइज आपने पूरा डाटा सेट ले लिया तो। हाँ, इसमें नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं कर रहा। जो कह रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे हमें बाइनरी चाहिए था, क्लासेस बाइनरी थी ना, अगर बाइनरी क्लास ना होती तो एक्टिवेशन फंक्शन ये चलता ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, हो गया, आपको समझ आ गई ना चीज किस तरह से। अब देखें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, और से मेरे पास जो इस वक्त यहाँ पे वेट्स आ रहे हैं, फाइनल वेट वेक्टर्स विच आर 0 2 -1, और इसको इक्वेशन प्लेन में कन्वर्ट करें 2x1 -x2 इक्वल्स टू 0 वैल्यूज आ रही हैं। जब इसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास हमेशा एक सेट ऑफ क्लास नजर पहले प्लॉट हो जाएगी, दूसरी सेट ऑफ वेट्स प्लॉट हो जाएगी, और जब इक्वेशन को प्लॉट करेंगे आप तो इट वुड distinctly separate into classes. ये क्लास एक तरफ चली जाएगी, दूसरी क्लास दूसरी तरफ चली। So that is how the boundaries are made. यही हमारा है। इस केस में भी ऐसे ही हो रहा है, ये इक्वेशन जो लाइन बन गई ना वो आपने एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ हो रही है और वो सेपरेट कर सकती है। ये 6 एग्जांपल हैं, इसमें 4 एग्जांपल्स थी, ये 6 एग्जांपल का सेट है, ठीक है, पीछे शो हुआ हुआ है इस जगह पे। और ये जो है एग्जांपल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, बिल्कुल क्लासिफिकेशन की, और बाइनरी क्लासिफिकेशन ये आप ये वाला सर, या ये दिस वन, नहीं इसमें फाइनल वेट जो है वो दी वाली वेट 0 2 -1 आदि का। Zero is the bias value, 2 is weight of the x1, -1 is the weight of x2, so ये इक्वेशन आ गई। 22 पहले देखिए, सो इक्वेशन आ गई। जब इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो इक्वेशन रेड लाइन प्लॉट हुई है, जो मेरी एग्जांपल्स थी वो ये प्लॉट हुई, ये एक एग्जांपल थी, ये दूसरी एग्जांपल थी, और उन्हीं पे मैंने ट्रेन किया, एक का आंसर +1 था, एक का -1 था, इटरेटिवली सॉल्व किया तो ये लाइन फाइनलाइज हो गई। ये लाइन उन दोनों को सेपरेट ड्रॉ कर रही है, सेपरेट कर रही है। यही हमारा मशीन लर्निंग का काम है कि एग्जांपल से हमने वो लाइंस ढूंढनी है जो कि सिस्टम में सेपरेशन लेकर आ सके। सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि ये एग्जांपल यू कैन डू इट एज योर पर्सनल एफर्ट। ये एग्जांपल मैं आपसे शेयर, ऑल्दो मैंने इसको इटरेट किया हुआ है, इटरेट करके इसके देखिए वेट अप्लाई करके पैटर्न्स के ऊपर सॉल्व किया है, और अल्टीमेटली ये एक पॉच एंड हुआ है 6 एग्जांपल्स के ऊपर एग्जांपल नजर आ रही है, ये सेकंड अपॉच एंड हुआ है, और जो वेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, इट मींस यही पे ये तो रोज हो गया है, अल्टीमेटली उसको ड्रॉ कर दिया है तो वो 2 क्लासेस में डिवाइड हो गए। जो थर्ड है वो गो बैक, यहाँ पे देखें क्या है, ये टारगेट है, करेक्ट, ये टारगेट है, 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 क्योंकि ये एनी सेट ऑफ पैटर्न्स है जिसमें x1 x2 टारगेट, x1 x2 टारगेट, x1 x2 टारगेट, X1 same as the target. First one. जो सेम है, X1 there is no set of data in the sets. First name, it's same.
एक मिनट, लेट मी, कोई इसमें शायद मिस्टेक हुई भी होगी। यहाँ पे देख लो, हाँ इधर इधर पर, इधर लिखे अल्फा लिखे एक ही बात है। हाँ मैं भी वहाँ के टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन इसकी के गलती की जरूरत नहीं, लोग के साथ कॉम्बिनेशन एक शेयर वाली से मैं आप वही देख रहा हूँ, गलती क्या हुई कर रहा हूँ। Consider the two numbers equations है, one minus one, zero minus one। अभी ये 6 एग्जाम्पल्स हैं, एक क्लास से एक क्लास ये है। अब इनमें क्या सिमिलरिटी है, उनको आप छोड़ दे, उसके बाद टाइपिंग मिस्टेक हुई। ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास है, बस इसी को सॉल्व किया। हाँ हो सकता है कोई माइनस वैसे भी वो अगर आपने वो टैक्स के वैल्यूज दो उससे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो 6 बनते हैं, 6 प्लस 1 नहीं तो जैसे दिखा, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जीरो भी है, जीरो भी यूज किया अकॉर्डिंगली एक नया सेट ऑफ डाटा। ये तीन एक टाइप की एग्जांपल है, एक तो क्लास 1 है, एक क्लास 2 है। सेम रूल्स यूज करके इनको भी ट्रेन किया जा सकता है और अल्टीमेटली एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि हमने ड्रॉ की। इनको प्लॉट कर सकते हैं आप, ठीक है, देखिए 1 1 है, 1 माइनस 1 है, 0 माइनस 1 है। इफ आई गो बैक, इन्हीं को प्लॉट करते हैं। देखिए ये x1 x2 है ना जी अर्शान, ये एक क्लास है। अब मेरी मर्जी में उस क्लास को क्लास 1 कह दूं, क्लास माइनस 1 कह दूं, तो यहाँ मैंने उसको लेवल 1 दे हाँ हाँ, और इस केस में लेवल माइनस 1, ठीक है सर। अब देखिए ये x1 x2 है ना, ये x1 x2 है, x1 x2 x1 x2 दो फीचर्स आ रहे हैं। इसको प्लॉट किया जा सकता है x1 x2 स्पेस के ऊपर। इसको सिर्फ लिख लीजिएगा आप पास, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए। मैं आई शो यू द ग्राफ नाउ विदाउट गोइंग इनटू द इन बिटवीन डिटेल्स जो कि हमने की है, ठीक है। सिर्फ इनको लिख लीजिए एंड लेट्स ड्रॉ इट टू बी मोर wise on this subject. That was an AND function. So हमारे पास label value was fixed. वो तो rule था कि अब ये displacement my classical 1 1 is label values 1 1 minus 1 भी 1 नहीं है 1. Yes, sir. It's a more generic example. That was an AND case. You can do the same thing for OR case. You can do the same for the exclusive OR case. You can do same for the NAND case. You can do same for the NOR case. वो आप बना सकते हैं। सिर्फ क्या मकसद है कि उस तरह से एग्जांपल्स बन जाती है, डाटा आ जाता है ना, आपको आसानी से डाटा आ गया, उसको समझना आसान है। ये एक जेनेरिक केस है, ठीक है, आपने इनको लिख लिया, लेट्स ड्रॉ देम, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ इनको ड्रॉ करें, मैं आप चला जाता हूँ जहां ड्रॉ किया था। देखें ये मैंने ये ड्रॉ किए हुए। नाउ यू सी, अभी अगर आप मुझे बताओ तो एक थी 1 1 यहाँ प्लॉट होगी ना, ये 1 ये 1 आ गए। अच्छा दूसरी थी 1 माइनस 1 यहाँ प्लॉट होगा ना, तीसरा था 0 माइनस 1 यहाँ प्लॉट होगा ना, ये एक क्लास थी। और जो दूसरी क्लास थी वो एक थी माइनस 1 यहाँ प्लॉट होगा, -1 +1 इधर प्लॉट होगा, 0 1 इधर प्लॉट होगा। और यही मैंने कहा कि एक क्लास ये ग्रीन वाली और एक क्लास ब्लू वाली है। अब मैंने इसको ट्रेन करना शुरू किया। इक्वेशन क्या मिली मेरे पास, 2x1 - x2। क्या मैं एक प्लॉट इस इक्वेशन की क्या है, ये इक्वेशन के ऊपर ये लाइन प्लॉट हो रही है ना। अगर मैं इसको सिंपलीफाइड टर्म में लिखूं तो बेसिकली मैंने लिखा है y = 2x1। ये चीज है 2x है बेसिकली। अगर हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है वो xy की होती है, x1 x2 नहीं होती। तो मैंने बेसिकली y = 2x को प्लॉट किया है। तो वो लाइन देखें आप, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया उसने। और जब भी कोई एक नंबर, एक नया नंबर लेंगे, उसको जब कंप्यूट करेंगे, अगर उसका आंसर इससे बड़ा आएगा तो ऊपर चला जाएगा, छोटा आएगा तो नीचे चला जाएगा। नहीं हमारे रूल्स भी थे, छोटे बड़े का लगाया था ना हमने कि इक्वल या बड़ा हो तो एक तरफ, छोटा हो तो दूसरी तरफ। यही यहाँ पे three class for this type of data. Every training is always fixed or specific to a situation. You cannot apply one situation to another situation. You have to retrain it. अगर कहीं और लेके जाना, क्योंकि अभी तो आपने खुद ही क्लस्टर करके हम पहले कीप इट सिंपल, उस क्लस्टर में से कोई एक दूसरा निकल आया। कौन से क्लस्टर में? इसके अंदर से ये ग्रीन तो तीनों वैसे भी कटे थे, ठीक है, वो ब्लू कटे थे, ठीक है। इन तीन ब्लू में से तो बिल्कुल साइड वाला एक ब्लू है। सेम एग्जांपल देता हूं कि आप इस पॉइंट को डिफाइन कर दो। दिस पॉइंट इज -1 and 0।
Yes. राइट, अप्लाई द रूल, यू विल फाइंड आउट कि वो जब उसका आंसर निकलेगा, जब वेट अप्लाई करेंगे ना, तो इट वुड गिव यू एन आंसर ऑफ ग्रेटर देन दैट वैल्यू। वो यहाँ प्लॉट होगा, इसके ऊपर आप उसको क्लास 2 या इस क्लास में आइडेंटिफाई करेंगे C1 के अंदर। क्योंकि देखे ना, ये लाइन ये बता रही है कि जो भी पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे वो एक क्लास ये एग्जांपल तो वैलिड है, हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर वो अगर हमारे पास डेटा पॉइंट ऐसा होता कि वो जो हमारा मिडिल पॉइंट है ब्लू वाला, वो ग्रीन होता है एक्चुअली, उसका लेवल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, ऐसा हो नहीं सकता। दो केसेस हो सकते हैं, मैं आपकी बात से कर, कि अगर ये ग्रीन है इट मींस कि ये क्लास जो है ये इसका हिस्सा है, लेकिन ये बाउंड्री, ये कुछ इसको नॉन लीनियर बाउंड्री बनाना पड़ेगा। ये फिर लीनियर प्रॉब्लम नहीं रहा, नॉन लीनियर प्रॉब्लम हो गया। एक वो है। दूसरा ये है कि इंसान जब एग्जाम्पल बनाता है तो गलतियां भी करता है ना। मैं अगर आपको इसका ये जवाब दूं कि ये डाटा अगर आपने कहीं डाटा में आपको नजर आ गया है, इट मींस दिस हैज टू बी एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज नॉट इन फैक्ट द राइट पैटर्न। ये वो आउटलायर है, इसको आपको फेड ऑफ करना चाहिए, निकालना चाहिए। यू नीड टू सी द डाटा फर्स्ट, because once we start training any human being, we always give the right examples to train. If there is some outlier in the data which is not the dominant factor there, it is probably because of some wrong mistake calculations etc. We should exclude it. ठीक है, फिर ये भी नहीं हो रहा चाहिए, फिर आपको जब 25-30 नजर आने चाहिए। आपकी बात में अगर मैं जाऊँ ना, फिर एक नहीं फिर 25-30 हो गए, मीन्स ये लाइन ही ठीक नहीं बनाई आपने। फिर आपको लाइंस बनानी चाहिए थी ताकि वो पूरा रीजन ही सेपरेट होता, जो कि इस तरह के एग्जांपल्स का था। However, sir, Fawad, I hope ठीक है, आप आपने ये था सर कि जो डिसीजन बाउंड्रीज पे आपने निकाली है, ये उसी तरीके से निकाली है। बिल्कुल वही सर, एग्जैक्टली सेम। मैंने एग्जांपल्स ऐड कर दिए हैं एंड गिविंग यू एज एन असाइनमेंट। ये 4 की हमने की, अब 6 पे आप सॉल्व कर लें। सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, आपने सिर्फ उसको हाथ से रीक्रिएट करना कि वाकई ये आंसर आ रहे हैं। सो अगेन माय पॉइंट इज सेम, एग्जांपल्स आपके पास होती हैं, एक्स और वाई आपके पास होते हैं, एल्गोरिथम आपने डिसाइड करना होता है और उसको इटरेटिवली सॉल्व करके एक लाइन की इक्वेशन डिफाइन करनी होती है जो कि ड्रॉ होती है, तो आपके डाटा पॉइंट्स को सेपरेट कर देती है, एंड दैट इज हाउ यू क्लासिफाई। दिस इज एज फार एज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कंसर्न। कोई क्वेश्चन अभी है तो सर आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग, एनी क्वेरी। सर फवाद, तो आपका वो पहला वाला क्वेश्चन आंसर हो गया, इटरेशंस और एपॉक्स का? नमाज की ब्रेक कर लें सर, क्या कहते हैं? फिर दोबारा नए नए टॉपिक को शुरू करते हैं। अब नमाज पढ़ें, क्योंकि शायद 7:45 जमात है, 7:45 हुए हैं, जमात शुरू ही हो। बस पढ़ लें, नमाज पढ़ के आ जाए। फिर पता है ब्रेक नहीं होती, फिर बस निकल जाती है। फिर जब ये हमेशा याद रखें, जब क्लास में ब्रेक मिल रही हो ना, तो ब्रेक कर लें, फिर 9 बज जाएंगे अदरवाइज।